आज से देवबंद में 2 दिन के जमीयत उलेमा हिंद का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो चुका है और इसमें करीब 2000 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन आज और कल 3 चरणों में चलेगा। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सम्मेलन में संगठन की गवर्निंग बॉडी की भी बैठक होगी, जिसमें ज्ञानवापी, कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे मुद्दों पर हाल के वक्त में उठे विवाद और कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर चर्चा होगी। गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह होगा। 2 दिन का सम्मेलन शुरू हो चुका है। मौलाना महमूद मदनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे मुद्दे जिनमें कोर्ट में भी कार्रवाई हुई है और हो रही है, उस पर भी गवर्निंग बॉडी की बैठक में चर्चा होगी। देवबंद में हो रहा है यह सम्मेलन और इसकी अध्यक्षता मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं। 2000 कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें इसके उद्घाटन की आप देख लीजिए। चलिए, इस जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सम्मेलन में अब और ज्यादा क्या उस वक्त हो रहा है और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सीधा देवबंद ही लिए चलते हैं। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किसने अब तक संबोधित किया इस सम्मेलन को, इसमें क्या कहा गया है और क्या होने वाला है। सनुज। हाँ, देखिए, जमीयत उलेमा हिंद का जो अधिवेशन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी का ये अधिवेशन होने जा रहा है और यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन होगा। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाएंगे और उन पर वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद उन प्रस्तावों को पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे क्या, इस पर अभी तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होगी। ये देश के कोने कोने से जो 23 राज्य हैं, 23 राज्यों से करीब 2500 से ज़्यादा जो उलेमा हैं वो यहाँ पर इस अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। और अभी तक जितने उलेमा या जितने मुअज्जिज़ लोग बोले हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने तो उनका यही कहना है कि मुल्क में बस चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो फिरका परस्त ताकते हैं, वो हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई फैलाने का काम कर रहे हैं। उसे हमें रोकना होगा, उसे हमें पाटना होगा। और जिस तरीके से देश की आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर देश की आज़ादी के लिए लड़े, हमें उस बात का भी ध्यान करना होगा। चूंकि इस समय आप देख रहे हैं कि तमाम धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चला है, चाहे वो ज्ञानव्यापी मामले की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे कुतुब मीनार की बात हो, चाहे ताजमहल की बात हो। ये तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, वो यहाँ पर रखे जाएंगे और उस पर भी कहीं ना कहीं जो मंथन होगा वो यहाँ पर होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं महमूद असद मदनी, उनकी अध्यक्षता में ये महासम्मेलन यहाँ पर चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस कुछ ही देर जा रही है कि जब ये बताया जा रहा है कि महमूद मदनी साहब यहाँ पर बोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया की जो नजरें हैं वो जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी के अधिवेशन पर टिकी हुई है, चूंकि समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। कई बार जमीयत उलेमा हिंद ने ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो समाज में नज़ीर बने हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं समाज में एक पॉजिटिव जो छाप है उसको छोड़ने का काम किया है। तो आज भी जिस तरह का यहाँ अधिवेशन शुरू हुआ है, जिस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं, जिस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं, उनसे साफ इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात होगी। इन मसलों को लेकर किस तरीके से हल लिया जाए, किस तरीके से इन पर मंथन किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। जो मुस्लिम कहीं ना कहीं इनका ये कहना है, अभी हमारे यहाँ जो आपने कहा प्रस्ताव रखे जाएंगे और प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और उसके बाद वो प्रस्ताव पास होंगे। तो ये प्रस्ताव क्या ऐसे जो सामान्य सम्मेलन चल रहा है 3 चरणों में होना है, इसमें रखे जाएंगे? अगर हाँ, तो कितने प्रस्ताव हैं, कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर वोटिंग होगी? हाँ, देखिए, फिलहाल अभी इस बारे में तो पूरी तरीके से खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर यहाँ के मुअज्जिज़ लोग बता रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे। जो महमूद मदनी साहब हैं, आप देखिए कि वो यहाँ सामने बिल्कुल सबसे आगे की जो दीर्घा है यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ वो लिख रहे हैं और उसके बाद उसको यहाँ ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है। उससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके से किया था। थोड़ी देर बाद हो सकता है इन प्रस्तावों को रखा जाए और उन प्रस्तावों पर मंथन हो, लेकिन पूरे देश की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई है। देखिए, आज और कल ये अधिवेशन होने जा रहा है और आज ये करीब 1-1:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद रात को 7:30 बजे से शुरू होगा और कल 9 बजे से शुरू होगा। तो 3 एक तरीके से पॉइंट्स इसमें हैं जिन पर मंथन होगा। तमाम यहाँ जो देश के 23 राज्यों से जो उलेमाज यहाँ पर आए हैं, तमाम लोग अपनी विचार यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन सभी का एक ज्ञानवापी जो प्रकरण है, ज्ञानवापी मामला है, उस पर जरूर मंथन किया जा रहा है कि आखिर पहले ऐसे मामला बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब इतना इस पर क्यों जोर दिया जा रहा है। तमाम और चीज़ें भी हैं, तमाम और मसले भी हैं, चाहे एजुकेशन की बात
बात हो, चाहे विकास की बात हो, उन पर भी मंथन हो सकता है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी जा रही हैं और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, कुछ ही देर में वो प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं और उन पर प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है और उन्हीं पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन हाँ, ये जिस तरीके से देवबंद के ईदगाह मैदान में ये अधिवेशन चल रहा है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तमाम यहाँ पर जो मौजूद लोग आए हैं, सबकी जो मंथन चल रहा है वो कहीं ना कहीं अभी देखिए कि जो लोग यहाँ पर बोले हैं, सनुज, जिनको जो भी लोग हमने सुना दिखाई दे रहे है, हैं, सभी ने बस एक बात कही है कि एक बात स्पष्ट करिएगा कि जो लोग यहाँ पर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी तादाद 2000 अभी हमने बताई है, क्या ये 2000 से ज्यादा भी इस वक्त वहां पर मौजूद हो सकते हैं? और क्या ये उलेमा हैं या इनकी पहचान इससे इतर भी है? हाँ, देखिए, अभी चूंकि यहाँ जिन लोगों से हमने बात की थी, जो मुअज्जिज लोग हैं, यहाँ जो लोग आए हैं उनके नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। जो जनरल सेक्रेटरी नियाजी साहब, उनसे बात हुई थी, उनका सीधा ये कहना था कि करीब 2500 के करीब जो उलेमा है देश के 23 राज्यों से, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। उनकी वर्किंग कमेटी के ये मेंबरान भी हैं और यहाँ जो प्रस्ताव पास होंगे वो प्रस्ताव इन लोगों को बता दिए जाएंगे और जब ये अपने राज्यों में जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो उसके बाद उन्हीं प्रस्तावों पर लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और सीधा एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि जो तमाम उलेमा और तमाम मुअज्जिज लोग बोल रहे हैं, बस एक चीज जरूर कह रहे हैं कि हर मसले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है, सब्र से निकाला जा सकता है, आपसी बातचीत करके निकाला जा सकता है और इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। खास फोकस इस बात पर भी है कि जो अल्पसंख्यक खास तौर से मुस्लिम युवा हैं, बच्चे हैं, वो किस तरीके से शिक्षित हों, किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक ऐसी मिसाल पेश करें जो अब तक मिसालें यहाँ पर चलती आई हैं, जिनकी लोग मिसालें देते हैं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर इस तरीके से किया था। तो तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव, तमाम महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर रखे जा रहे हैं, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आप कह रहे हैं तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाएंगे, पास होंगे और थोड़ी देर में जो अध्यक्ष है मौलाना महमूद मदनी वो संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए। आप सनुज, आपके पास वापस आएंगे जब मौलाना महमूद मदनी जो है वो संबोधन अपना शुरू करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, ज्ञानवापी सर्वे क्लिप पर हिंदू पक्ष में तकरार दिखाई दे रही है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने क्लिप सार्वजनिक न करने की मांग की है और इसके बारे में एबीपी गंगा आपको बता चुका है। जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी देकर क्लिप सार्वजनिक न करने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं ने क्लिप सार्वजनिक करने की मांग की है और जितेंद्र सिंह बिसेन वो कह रहे हैं कि क्लिप सार्वजनिक न की जाए और इसके लिए उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को अर्जी दी है। यानी यहां पर तकरार दिख रही है इस मसले को लेकर हिंदू पक्ष के भीतर ही। ज्ञानवापी जो कमीशन हुआ और उसकी जो सर्वे की जो रिपोर्ट मिल रही है, अब मांगे जाने के बाद दोनों ही पक्षों को उसको सार्वजनिक किए जाने को लेकर यह तकरार खड़ी हो गई है हिंदू पक्ष के भीतर। जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को अर्जी देकर जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि इसको सार्वजनिक न किया जाए। आइए आपको और ज्यादा इस तकरार के बारे में विस्तार से बताएं, क्या है, क्यों है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी क्लिप 30 मई को सामने आ जाएगी, यानी दोनों पक्षों को उसकी कॉपीज दे दी जाएंगी उनकी मांग के हिसाब से। अंजुमन इंतजामिया ने क्लिप सार्वजनिक न करने की मांग की है। प्रतिपक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, हिंदू पक्ष में आपस में ही इसको लेकर तकरार बढ़ गया है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने क्लिप सार्वजनिक न करने की मांग की है। हिंदू पक्ष की 4 महिलाएं सार्वजनिक करने की मांग कर रही हैं। हिंदू पक्ष में आपस में तकरार दिख रही है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। क्या कोर्ट इंटरवीन करेगा या कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आएगी कि इसे सार्वजनिक किया जाए या न किया जाए, इस पर कोर्ट फैसला ले सकता है। यह बड़ी खबर। अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है वो कह रही है सार्वजनिक न किया जाए। वादी पक्ष की ओर से, हिंदू पक्ष की ओर से जितेंद्र सिंह बिसेन जो कि विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी यह कहना है कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। लेकिन 4 महिलाएं जो है हिंदू पक्ष की वो कह रही है सार्वजनिक किया जाए। और पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे विनय कटियार ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। विनय कटियार ने कहा है कि ज्ञानवापी में जिस तरह का मामला चल रहा है, ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज के लोगों को वहां पर प्रवेश नहीं देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला था। औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात्कार कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर,
उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पगला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो देश के बाहर निकाल देना चाहिए। विनय कटियार कह रहे हैं कि मुस्लिमों को रोका जाए ज्ञानवापी में जाने पर, और बड़ा दावा है उनका कि वो शिवलिंग ही है जो मिला है वहां पर। जो हिंदू पक्ष का दावा है वो बिल्कुल सही है, ये कह रहे थे विनय कटियार। अपने बयानों की वजह से मशहूर रहे, सांसद भी रहे। ज्ञानवापी में मुस्लिमों पर रोक की मांग कर रहे हैं कि मुस्लिमों को जाने से रोका जाए, और उनका कहना था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उस व्यक्ति पर जिसने वहां पर साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया है, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने का उन्होंने दावा किया है। उनका दावा है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। विनय कटियार की बात अभी आप देख रहे थे। और एक बड़ी राजनीतिक खबर आपको दे दें, आज उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। किसी ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। यूपी भाजपा अध्यक्ष की रेस में कई नाम भी शामिल हैं। भूपेंद्र चौधरी एक नाम है, संजीव बालिया का नाम भी रेस में है, बीएल वर्मा और सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चा में है, सतीश गौतम, महेश शर्मा ये नाम भी चर्चा में है। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी रेस में आगे बताया जा रहा है, और भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले यह घोषणा संभव है। 29 मई को होनी है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, और इसीलिए अनुमान इस बात का है कि आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। पिछड़े वर्ग से पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम चर्चा में है। देखिए आप, पिछड़ा या ब्राह्मण इन दो पर दांव लगा सकती है। सुब्रत पाठक भाजपा सांसद हैं, ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। और इसके अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री रहे पिछली सरकार में, उनका नाम भी आगे बताया जा रहा है। ये वो नाम है जो चेहरे हैं आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसी पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद के लिए। सतीश गौतम, डॉक्टर दिनेश शर्मा और डॉक्टर महेश शर्मा, ये भी वो चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। और आज ही भाजपा अध्यक्ष पद का ऐलान संभव है। बड़ी खबर। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज नामों की सूची जारी कर सकती है। 8 उम्मीदवारों के लिए यूपी भाजपा ने 14 से 15 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं, और इनके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाएगा। कई नाम चर्चा में हैं जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। इनमें जफर इस्लाम, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र नागर, अपर्णा यादव, भूपेंद्र चौधरी, विजय सागर दास, आरपीएन सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिव प्रताप शुक्ला के नाम शामिल हैं। इसके अलावे बाबूराम निषाद और जयप्रकाश सिंह का नाम भी दावेदारों में शामिल है। 31 मई को राज्यसभा के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। 14 से 15 नाम भाजपा ने भेजे हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा ने। अब इन पर मुहर लगाना है 8 प्रत्याशियों के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व को। और जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है वो नाम हमने आपको बताए हैं, जफर इस्लाम, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र नागर। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला, अपर्णा यादव, भूपेंद्र चौधरी, विराज सागर दास, ये नाम चर्चा में है, ये नाम रेस में है। विधान परिषद के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान आज संभव है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, कुछ ही देर में चंपावत पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिव पुष्कर धामी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। टनकपुर और बनबसा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चंपावत उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके लिखा है, आज मुझे देवभूमि उत्तराखंड में माता पूर्णागिरी के पावन धाम एवं गोलजू महाराज, एडी ब्यांधुरा बाबा और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्थली जनपद चंपावत में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चंपावत वासियों की ऊर्जा, इस धरती की दिव्यता मुझे लोक कल्याण हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री का आपकी स्क्रीन पर हमने रखा है। चंपावत वासियों की ऊर्जा, इस धरती की दिव्यता मुझे लोक कल्याण हेतु प्रेरणा प्रदान करती है।
चंपावत में चुनाव प्रचार से पहले सीएम योगी का ट्वीट सामने आ रहा है। उत्तराखंड वासियों के सपनों के लिए भाजपा जरूरी, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देखिए ट्वीट का कंटेंट। उत्तराखंड राज्य में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विकास का एक मॉडल दिया है। उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हों, इसलिए भाजपा जरूरी है। श्री पुष्कर धामी जी जैसे युवा जरूरी हैं। एक और ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में और उन्होंने इसमें लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कोविड टीकाकरण शुरू हुआ तो विपक्षी दलों ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि पहाड़ों पर हर गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार के साथ उत्तराखंड वासियों ने उन्हें करारा जवाब दिया। 3 ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के।